This video sponsored by Educost. The struggle to find courses that truly speak your language, it's finally over. Welcome to EduQuest, where learning is made just for you. At EduQuest, we bring you a wide range of online courses, from career building programs to skill boosting masterclasses, all in your regional language. Because we believe language should never be a barrier to success. Our courses are tailor made after understanding what today's learners really need. So why wait? Start learning the smarter, simpler way only with EduQuest. Visit eduquest.courses and explore your next course today. And hey, don't miss out on our exciting offers and promotions. प्रारंभिक गठन और विस्तार 1906 की अंतिम तिमाही में मद्रास, अब चेन्नई, शहर के सबसे खराब वित्तीय संकट से जूझ रहा था। 19वीं सदी के मद्रास में तीन सबसे प्रसिद्ध ब्रिटिश वाणिज्यिक नामों में से एक का पतन हो गया, दूसरे को संकटपूर्ण बिक्री द्वारा पुनर्जीवित करना पड़ा और तीसरे को एक परोपकारी द्वारा बचाया जाना पड़ा। आर्बुथनॉट एंड कंपनी, जो विफल हो गई, तीनों में से सबसे मजबूत मानी गई। पेरी, अब ईआईडी पेरी, उनमें से सबसे शुरुआती हो सकती है और बिन्नी एंड कंपनी के संस्थापकों का मद्रास के साथ सबसे पुराना जुड़ाव हो सकता है, लेकिन यह आर्बुथनॉट था जिसकी स्थापना 1810 के दशक में हुई थी, जो 19वीं सदी में शहर का सबसे मजबूत वाणिज्यिक संगठन था। आर्बुथनॉट के दिवालियापन मामले में एक प्रमुख व्यक्ति मद्रास के वकील वी कृष्णस्वामी अय्यर थे, जिन्होंने इंडियन बैंक की स्थापना की थी, जो राष्ट्रवादी जोश और स्वदेशी आंदोलन का एक हिस्सा था। जब तत्कालीन ब्रिटिश आर्बुथनॉट बैंक का पतन हो गया और इंडियन बैंक का उदय हुआ। श्री वी कृष्णस्वामी अय्यर ने श्री रामासामी चेट्टियार द्वारा लिखित नागराथर चेट्टियार से समर्थन मांगा, जो अन्नामलाई चेट्टियार के बड़े भाई थे। श्री वी कृष्णस्वामी अय्यर और श्री रामासामी चेट्टियार इंडियन बैंक के पहले निदेशकों में से एक थे। बाद में 1915 में श्री अन्नामलाई चेट्टियार को इंडियन बैंक के बोर्ड में शामिल किया गया। इसने 15 अगस्त 1907 को पेरी बिल्डिंग, पेरी कॉर्नर, मद्रास में अपने मुख्यालय के साथ परिचालन शुरू किया। 1932 में आईबी ने कोलंबो में एक शाखा खोली। इसने 1935 में सीलोन में अपनी दूसरी शाखा जाफना में खोली, लेकिन 1939 में इसे बंद कर दिया। आईबी ने अगली शाखा 1940 के दशक के अंत में रंगून, बर्मा में खोली। फिर 1941 के अंत में आईबी ने सिंगापुर, कुआलालंपुर, इपोह और पेनांग में शाखाएं खोलीं। युद्ध की अनिवार्यताओं के कारण आईबी को कुछ महीनों के भीतर अपनी सिंगापुर और मलाई शाखाएं बंद करनी पड़ी। सिंगापुर शाखा के बंद होने से आईबी को बहुत कम नुकसान हुआ, मलाया में शाखाओं का नुकसान बहुत अधिक महंगा पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप आईबी के लिए और भी वित्तीय समस्याएं पैदा हो गईं और 1942 में इसे भारत में अपनी कई शाखाएं और कोलंबो में अपनी शाखाएं बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। युद्ध के बाद 1947 में इसने कोलंबो में अपनी शाखा फिर से खोली। 3 इंडियन बैंक ने बर्मा, मलायन और सिंगापुर में भी अपनी शाखाएं फिर से खोलीं, आखिरी बार 1962 में। बर्मी सरकार ने 1963 में इंडियन बैंक की शाखा सहित सभी विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1960 के दशक में आईबी ने घरेलू स्तर पर विस्तार किया और रायलसीमा बैंक था। 1939 मन्नारगुडी बैंक स्था। 1932 बैंक ऑफ अलागापुरी, सेलम बैंक स्था। 1925 और त्रिची यूनाइटेड बैंक का अधिग्रहण किया। त्रिची यूनाइटेड 1965 में वोरेयूर कमर्शियल बैंक स्था। 1948 पलक्कराई बैंक और तेन्नूर बैंक स्था। 3 मार्च 1965 के विलय का परिणाम था। ये सभी छोटे बैंक थे, जिसके परिणामस्वरूप सभी अधिग्रहणों से आईबी के नेटवर्क में केवल 38 शाखाएं ही जुड़ पाईं।
त्रिची यूनाइटेड की 5 शाखाएं थीं और 1967 में इसके अधिग्रहण से आईबी की शाखाओं की संख्या 210 हो गई। फिर 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार ने इंडियन बैंक सहित 14 शीर्ष बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का एक परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंकों की मलेशियाई शाखाओं को मूल बैंक की शाखाओं के रूप में काम करना जारी रखने से मना कर दिया गया। उस समय इंडियन बैंक की 3 शाखाएं थीं और इंडियन ओवरसीज बैंक तथा यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की 8 शाखाएं थीं। 1973 में तीनों ने विलय करने तथा अपने मलेशियाई परिचालन को अपने हाथ में लेने के लिए यूनाइटेड एशियन बैंक बरहात की स्थापना की। राष्ट्रीयकरण के बाद इंडियन बैंक की केवल 2 विदेशी शाखाएं रह गईं, एक कोलंबो में और दूसरी सिंगापुर में। 1978 में अंतर्राष्ट्रीय विस्तार फिर से शुरू हुआ जब आईबी इंडोनेशिया में पीटी बैंक रामा का तकनीकी सलाहकार बन गया, जो पीटी बैंक मस्याराकट और पीटी बैंक रामायण के विलय का परिणाम था। आईबी के चेयरमैन आईयूबी इंटरनेशनल फाइनेंस के पहले चेयरमैन बने। मई 1980 के दशक में आईबी ने कोलंबो में अपनी शाखा में एक विदेशी मुद्रा इकाई भी खोली। 1981 में आईबी ने चित्तूर में अपना पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक स्थापित किया। 1983 में तमिल विरोधी दंगों के रूप में जातीय सांप्रदायिक हिंसा के परिणामस्वरूप कोलंबो में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा को जला दिया गया। इंडियन बैंक, जिसका सिंहली आबादी से मजबूत संबंध हो सकता है, बिना किसी नुकसान के बच गया। 1990 में इंडियन बैंक ने तमिलनाडु में स्थित अपनी 157 शाखाओं के साथ बैंक ऑफ तंजौर, बैंक ऑफ तंजावुर स्थापना 1901 को बचाया। 1992 में करोड़ों का घोटाला उजागर हुआ जब तत्कालीन अध्यक्ष एन गोपालकृष्णन ने दक्षिण के छोटे कॉरपोरेट्स और निर्यातकों को 13 रुपये बिलियन का ऋण दिया, जिसे उधारकर्ताओं ने कभी नहीं चुकाया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1998 में हांगकांग में आईयूबी इंटरनेशनल फाइनेंस में अपने भागीदारों को खरीद लिया। जाहिर तौर पर यह हांगकांग के चीनी नियंत्रण में वापस आने के बाद नियामक परिवर्तनों की प्रतिक्रिया थी। आईयूबी बैंक ऑफ बड़ौदा हांगकांग बन गया, जो एक प्रतिबंधित लाइसेंस वाला बैंक है। जून 2015 में बैंक का कारोबार 3 लाख रुपए करोड़ $34 बिलियन के मील के पत्थर के लक्ष्य को पार कर गया। 30 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि इलाहाबाद बैंक का भारतीय बैंक में विलय किया जाएगा। प्रस्तावित विलय से देश का 7वां सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बनेगा, जिसकी संपत्ति $8.08 लाख करोड़ $92 बिलियन होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 मार्च 2020 को विलय को मंजूरी दी। इंडियन बैंक ने 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। मुख्य उपलब्धियां 1907 बैंक को 5 मार्च 1907 को भारतीय कंपनी अधिनियम 1882 के तहत इंडियन बैंक लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया और 15 अगस्त 1907 को इसका संचालन शुरू हुआ। 1932 बैंक ने अपनी कोलंबो शाखा खोली। 1941 बैंक ने अपनी सिंगापुर शाखा खोली। 1962 बैंक ने रायलसीमा बैंक, बैंक ऑफ अलागापुरी, सेलम बैंक, मन्नारगुडी बैंक और त्रिची यूनाइटेड बैंक का अधिग्रहण किया। 1969 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के 9 जिलों के लिए अग्रणी बैंक के रूप में नियुक्त किया गया। 1970 बैंक का प्रधान कार्यालय अपने स्वयं के भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। 1981 बैंक द्वारा प्रायोजित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। 1989 इंडियन बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज को एक सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया। बैंक ऑफ तंजावुर लिमिटेड 157 शाखाओं के साथ का विलय किया गया।
1991 इंडिया बैंक हाउसिंग लिमिटेड को एक सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया। 1994 इंडियन बैंक म्यूचुअल फंड के संचालन का प्रबंधन करने के लिए इंडिया फंड मैनेजमेंट लिमिटेड की स्थापना की गई। 2006-07 बैंक ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कॉरपोरेशन बैंक के साथ रणनीतिक गठबंधन किया। 2012 में सर्स इंडिया फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, जो बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, का इंडियन बैंक के साथ विलय की योजना 2020 1 अप्रैल 2022 इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ। देश के सबसे पुराने संयुक्त स्टॉक बैंक इलाहाबाद बैंक की स्थापना 24 अप्रैल 1865 को इलाहाबाद में यूरोपीय लोगों के एक समूह द्वारा की गई थी, उस समय जब भारत में संगठित उद्योग, व्यापार और बैंकिंग आकार ले रहे थे। इस प्रकार बैंक का इतिहास अब 3 शताब्दियों में फैला हुआ है। भारतीय बैंकों ने व्यक्तिगत ऋणों की वृद्धि निर्धारित की। रिपोर्ट के अनुसार भारत में व्यक्तिगत ऋणों की वृद्धि तेजी से बढ़ रही है और व्यक्तिगत ऋण क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि के लिए नई योजना भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित की गई थी।